फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलो शुरू करती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हु गेव द कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी किसने दिया था? मार्शल ने। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, कंज्यूमर्स बिहेवियर इज़ स्टडी इन। कंज्यूमर का जो बिहेवियर है हम किस में स्टडी करते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर की जो स्टडी है वो एक इंडिविजुअल की स्टडी है, और इंडिविजुअल की स्टडी हम किस में करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है? तो इसमें यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर होती है यूटिलिटी में, बिल्कुल सही है। यूटिलिटी से फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ डिज़ायर, ये भी सही है। और डिज़ायर ऑफ कंजप्शन, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आंसर आएगा इसका। विच ऑफ द फ्लोइंग फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, इसमें फीचर्स बताई गई हैं यूटिलिटी की। यूटिलिटी इज़ ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना, राइट है। सब्जेक्टिव सही है। रिलेटिव कंसेप्ट भी सही है। तो चार ऑप्शन सही हैं, आएगा ऑल ऑफ दीज। आगे नेक्स्ट देखते हैं, हु कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? तो इसमें आएगा चेंज इन ए टी यू एंड चेंज इन ए क्यू। टी यू मतलब टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन ए क्वांटिटी। अब देखो कि हमारी यूटिलिटी पहले कितनी थी, सपोज करो 100 थी, बाद में न्यू यूटिलिटी कितनी होगी 120। पहले हम कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे थे 4, बाद में कितनी कर रहे हैं, न्यू कितनी है 5। अब इसको माइनस करके लिखेंगे 20 डिवाइड बाय 1, तो 20 क्या आ जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी आ जाएगी। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए, चेंज इन ए टोटल यूटिलिटी एंड चेंज इन ए क्वांटिटी। व्हेन टी यू बिकम्स मैक्सिमम एम यू, जब टी यू आपकी मैक्सिमम होती है, ठीक है, तो एम यू कितनी होती है हमारी? सपोज करो ये हमारी टी यू है, ठीक है, और नीचे हम एम यू कर्व बना लेते हैं। यहाँ पे टी यू मैक्सिमम होती है, वहाँ पे एम यू क्या होती है हमारी, 0 होती है। तो इस पॉइंट पे पूछ रहे हैं कि जब ये टी यू मैक्सिमम है तो एम यू कितनी होगी हमारी, 0 होगी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ ट्रू, टी यू इंक्रीज टिल एम यू पॉजिटिव। चलो इसमें भी डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। ये हमारे टी यू है और नीचे हमारी एम यू दे रखी है। जब टी यू मैक्सिमम होती है तो एम यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, आप देखिए जब टी यू आपकी मैक्सिमम है एम यू 0 होगी, जब टी यू आपकी बढ़ रही है तो एम यू पॉजिटिव होती है आपकी, लेकिन जब टी यू डिक्रीज़ हो रही है तो एम यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो तीन ऑप्शन सही हैं इसके अंदर, तो ऑल ऑफ दीज। हु बेसिकली propounded द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट किसने दिया था, गॉसेन ने। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं, इंडिफरेंस कर्व। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की शेप कैसी होती है? तो ड्रॉ कर लेती है हम, ओ वाई ओ एक्स। इसकी शेप कैसी होती है, कॉन्वेक्स होती है। ठीक है, तो अगर शेप ऐसी बनी हुई है तो ये कौन सी शेप होती है हमारी, कॉनकेव। पीपीसी कर्व कॉनकेव शेप का होता है। अगर आईसी कर्व पूछा जाए तो इसकी शेप कैसी होती है, कॉन्वेक्स होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्या है, द एबिलिटी ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इन ए गुड इज़ कॉल्ड। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी को क्या कहती हैं, क्या कहती हैं, यूटिलिटी। क्योंकि जिस चीज़ में ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की एबिलिटी होती है वो क्या होती है हमारी, यूटिलिटी होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूटिलिटी इज़ रिलेटेड टू। यूटिलिटी किससे रिलेटेड है, यूज़फुलनेस, मोरालिटी, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव आएगा इसमें। आगे यूटिलिटी कैन बी मेजर बाय। यूटिलिटी किससे मेजर करती हैं, मनी से मेजर करती हैं, बिल्कुल सही है। आगे लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ को और क्या कहती हैं हम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग यूटिलिटी, या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो सही आंसर आएगा लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। द इंडिफरेंस कर्व स्लोप। इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होता है, लेफ़्ट टू राइट होता है, या राइट टू लेफ़्ट होता है, या दोनों होता है। तो इसका स्लोप होता है लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज़ द
राइट आंसर। द एडिशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का जब हम एडिशन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी कहते हैं, क्योंकि पहले आपकी यूटिलिटी मान लो 10 है, फिर 12 है, फिर 13 है, जब सबको कंबाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। हु पर पाउंडर द ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी किसने propound की है, हिक्स और एलन ने, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ मार्जिनल यूटिलिटी इज़, मार्जिनल यूटिलिटी को सबसे पहले किसने propound किया था, गॉसेन, ठीक है। आगे आ जाएगा नेक्स्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टेक्स, कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होता है, जब उसकी एमयू क्या होती है, उसके प्राइस के इक्वल होती है, ग्रेटर देन होती है या लेस देन होती है। तो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द कैपेबिलिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की कैपेबिलिटी को क्या कहती हैं, यूटिलिटी कहती हैं। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फॉर द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब मिलती है, जब एम यू उसके प्राइस के इक्वल होती है, एम यू उससे ग्रेटर देन होती है, या दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, जब एम यू इक्वल टू इट्स प्राइस, ठीक है। आगे आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी, चलो देख लेते हैं। ये टी यू है हमारी, ठीक है, और नीचे हम ड्रॉ कर रहे हैं एम यू, ठीक है। जब टी यू हमारी, एम यू हमारी नेगेटिव है तो टी यू क्या होगी हमारी, डिक्लाइन, स्टार्ट डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्शल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी, मार्शल के अकॉर्डिंग यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी क्या है, कैन वी मेजर बाय मनी, सही है। कैन वी मेजर इन कार्डिनल नंबर, बिल्कुल सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं, तो आएगा डी, बोथ ए एंड सी इज़ द राइट आंसर। विच एलिमेंट इज़ एसेंशियल फॉर डिमांड, इनमें से कौन सा डिमांड के लिए ज़रूरी है, डिज़ायर होनी चाहिए, आपके पास रिसोर्सेज भी होनी चाहिए, और रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए विलिंगनेस भी होनी चाहिए। तो सारे ऑप्शन राइट हैं, तो आंसर इज़ द ऑप्शन डी। डिमांड कर्व जनरली स्लोप, डिमांड कर्व का जनरली स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ये हमारा डिमांड कर्व है, तो लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है डिमांड कर्व का, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे, इन विच गुड्स प्राइस फॉल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड, प्राइस के गिरने पर डिमांड में कोई चेंज ना आए, तो ये कौन सी गुड्स होती हैं, तो ये होती हैं नेसेसरी गुड्स, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ले लेते हैं हम सॉल्ट, ठीक है, ओके। जो हमारी डेली यूज़ की चीज़ें हैं वो हमारी नेसेसरी गुड्स होती हैं। अब अगर प्राइस गिरती हैं, ठीक है, प्राइस गिरती हैं या ज़्यादा होती हैं, तो इन गुड्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता इनकी डिमांड पे। तो ये ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इफेक्ट डिमांड, इनमें से कौन सा फैक्टर डिमांड पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो प्राइस डालता है, बिल्कुल सही है। इनकम में चेंज होने से भी डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है, और टेस्ट में भी, टेस्ट का भी। तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, गुड्स विच कैन अल्टरनेटली बी यूज्ड और कॉल्ड, जो गुड्स क्या होती हैं एक दूसरे की जगह पे हम यूज़ करते हैं, जैसे टी और कॉफ़ी। अगर आपको टी नहीं पीनी हो, आप कॉफ़ी पी सकते हो, अगर कॉफ़ी नहीं पीना चाहते तो आप चाय पी सकते हो। तो ये कौन सी गुड्स हैं, हमारी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। लॉ ऑफ डिमांड इज़ ए, लॉ ऑफ डिमांड कैसा है हमारा, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है, या दोनों है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होती है लॉ ऑफ डिमांड। आगे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन चेंज इन द प्राइस एक्स इफेक्ट द डिमांड ऑफ गुड्स वाई, एक के एक्स के प्राइस में चेंज होने से वाई की डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये कौन सी डिमांड है, क्रॉस डिमांड, ठीक है। कौन सी डिमांड है, क्रॉस डिमांड। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
फॉर नॉर्मल गुड्स द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। प्राइस है यहाँ पे हमारा और यहाँ पे क्वांटिटी है। प्राइस जैसे जैसे कम होगा हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं, तो इन दोनों में रिलेशन कैसा हो गया, इनडायरेक्ट रिलेशन हो गया। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ ए रीज़न फॉर फॉल इन ए डिमांड। इनमें से डिमांड के कम होने के कौन से रीज़न हैं, ठीक है। तो पहला है ऑप्शन ए फॉल इन इनकम, बिल्कुल सही है, इनकम के गिरने पर। फॉल इन नंबर ऑफ़ वायर्स, ये भी सही है। फॉल इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, तो सारे ऑप्शन राइट हैं इसके अंदर। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विद राइज इन कॉफ़ी प्राइस द डिमांड ऑफ टी। कॉफ़ी के प्राइस बढ़ने पर टी की डिमांड क्या हो जाती है, पहले से बढ़ जाती है, कम हो जाती है या स्टेबल रहती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि राइज इन कॉफ़ी प्राइस, कॉफ़ी का प्राइस सपोज करो बढ़ गया है, ठीक है। कॉफ़ी का प्राइस बढ़ने से टी की डिमांड बढ़ जाएगी, बिकॉज जो कॉफ़ी पीने वाले हैं वो भी चाय पीने चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या है, चाय की डिमांड करेंगे तो हमारी टी की डिमांड क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड अपीयर्स, कॉन्ट्रैक्शन होता है कि इंट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड में क्या होता है कि जब हम एक, सपोज करो ये हमारा ए पॉइंट है और ए पॉइंट से हम बी पॉइंट पे जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डिमांड तो पहले से कम हो जाएगी और प्राइस क्या हमारा बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। प्राइस राइज एंड डिमांड फॉल। विच इज़ ए रीज़न ऑफ चेंज इन ए डिमांड। इनमें से डिमांड के चेंज होने का कौन सा रीज़न है। तो पहले है चेंज इन कंज्यूमर इनकम, सही है। इनकम के चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है। प्राइस के चेंज होने से भी होता है, पॉपुलेशन के चेंज होने से भी होता है। तो सारे ऑप्शन राइट हैं इसके अंदर। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फॉर ए चेंज इन विच ऑफ द फ्लोइंग देयर इज़ नो चेंज इन डिमांड। इनमें से किस में चेंज होने से डिमांड में चेंज नहीं होता। प्राइस में चेंज होने से होता है, इनकम में चेंज होने से होता है, टेस्ट के चेंज होने से होता है। तो क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर इज़ नन ऑफ दीज, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद ए राइज इन प्राइस द डिमांड फॉर गिफन गुड्स, ठीक है। गिफन गुड्स के प्राइस के बढ़ने पर गिफन गुड्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। गिफन गुड्स में डिमांड का कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। प्राइस के बढ़ने पर इसकी डिमांड बढ़ती है, प्राइस के कम होने पर इसकी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ऑफ ए नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के लिए डिमांड कर्व कैसा होता है, डिमांड कर्व नेगेटिव होता है। जब प्राइस ज़्यादा होगा हम कुछ कम क्वांटिटी परचेज़ करते हैं और जैसे जैसे प्राइस कम होगा हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करते हैं इन्हें नॉर्मल गुड्स। तो स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद एन इंक्रीज इन इनकम कंज्यूमर डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ विच गुड्स। इनकम के बढ़ने पर किन गुड्स का हम कंजप्शन कम कर देते हैं, तो गिफन गुड्स का, ठीक है। गिफन गुड्स का कंजप्शन पहले से हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इस और राइट आंसर इज़ द ऑप्शन सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिमांड कर्व ऑफ ए गुड्स शिफ्ट फ्रॉम डी टू डी, ठीक है। कैपिटल डी से स्मॉल डी की ओर कर्व शिफ्ट हो गया हमारा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन फिर भी डिमांड चेंज होगी। सपोज़ यहाँ पे टी का प्राइस है और टी की क्वांटिटी है। टी के प्राइस में चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चाय पीने वाले लोगों की जो पॉपुलेशन है वो पहले से बढ़ गई है। तो कैसे बढ़ गई है, क्योंकि हो सकता है कि कॉफ़ी क्या हो गई हो, महंगी हो गई हो। तो कॉफ़ी पीने वाले भी अब चाय पीने लगे हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर, राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। और टी का सब्स्टिट्यूट क्या हो गया, कॉफ़ी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटिव कॉन्सेप्ट होता है, क्वांटिटिव स्टेटमेंट होती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए फार्मूला फॉर मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेज़र करने का कौन सा फार्मूला होता है, चेंज इन ए डिमांड डिवाइडेड बाई चेंज इन ए प्राइस, या चेंज इन ए प्राइस डिवाइडेड बाई चेंज इन ए डिमांड, चेंज इन ए डिमांड या चेंज इन ए प्राइस। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा।
फॉर गिफन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, गिफन गुड्स में प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है हमारी, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। फ्लोइंग फिगर शो, इस फिगर में क्या शो हो रहा है, तो जो हमारा डी डी कर्व है वो एक्स के पैरेलल है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये अगर वर्टिकल होता है तो हमारी इलास्टिसिटी जीरो होती है, इन इलास्टिक होती है डिमांड, क्योंकि डिमांड में प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन अगर ये ओ एक्स के पैरेलल है तो प्राइस क्या रहेगा हमारा, फिक्स रहेगा, उसी प्राइस पे हम जितनी चाहे क्वांटिटी की डिमांड कर सकते हैं। तो इसमें डिमांड क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग शो इलास्टिसिटी लेस देन वन, इनमें से लेस देन वन किसकी होती है, नेसेसरी गुड्स की होती है। हमने ऑलरेडी पहले कर लिया है ये क्वेश्चन, क्योंकि नेसेसरी गुड्स में क्या होता है कि प्राइस में चेंज होने पर उनकी डिमांड में बहुत कम चेंज आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विद विच मेथड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ मेजर, कौन से मेथड हैं, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी है, परसेंटेज मेथड भी है और पॉइंट मेथड भी है। तीनों मेथड से हम इलास्टिसिटी को मेज़र करते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। इलास्टिक डिमांड इज शोन वाई, इलास्टिक डिमांड हम किससे शो करते हैं, इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, देखिए पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारी इलास्टिक डिमांड है कि प्राइस के चेंज होने पर, सपोज करो प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया है, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज आई, हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करें, तो ये डिमांड कर कैसा है, इलास्टिक है। अब देखो क्वांटिटी में प्राइस से ज़्यादा चेंज आया है, तो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ए इज़ द राइट आंसर। हु propounded द परसेंटेज एंड proportionate मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसेंटेज मेथड किसने दिया था, फ्लक्स ने दिया था। तो ऑप्शन ए बी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर इफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कौन से फैक्टर हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे इफ़ेक्ट डालते हैं। नेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है, प्राइस का भी पड़ता है और इनकम का भी पड़ता है, इन तीनों में चेंज होने से डिमांड में चेंज आएगा। तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। हाउ मैनी टाइप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने टाइप की होती है, तो 5 टाइप की होती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटी इज़, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है नेसेसरी गुड्स के लिए, कैसी होती है, जीरो होती है, या अनलिमिटेड होती है, या ग्रेटर देन होती है, या लेस देन होती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है हमारी नेसेसरी गुड्स के लिए जीरो होती है, ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी इक्वल टू जीरो है, आपकी प्राइस बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, प्राइस के बढ़ने पर या कम होने पर क्वांटिटी हम उतनी ही परचेज़ कर रहे हैं, तो वो कौन सी होती है, नेसेसरी गुड्स होती हैं। तो इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो होगी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स, प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, मिड पॉइंट पे कितनी होती है, ये सपोज करो डिमांड कर्व है, इस पॉइंट के ऊपर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी, इक्वल टू विल बी यूनिटी इक्वल टू 1 होती है। इफ़ द डिमांड फॉर ए गुड्स चेंजेस बाय 60%, डिमांड में 60% चेंज हुआ है, ठीक है, और 40% चेंज इन 40% चेंज इन प्राइस, प्राइस में 40% चेंज होने पर डिमांड में कितना चेंज हुआ है, 60% चेंज हुआ है। तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1.5, तो 1.5 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। और आगे माइनस क्यों लगा है, क्योंकि प्राइस और डिमांड के अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, इसलिए इसके आगे माइनस आता है, ठीक है। फॉर लग्जरी गुड्स द डिमांड इज़, लग्जरी गुड्स की डिमांड कैसी होती है, हाईली इलास्टिक होती है, क्योंकि इनके प्राइस थोड़े से भी कम होने पर इनकी डिमांड क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो सी इज़ द राइट आंसर। एनी स्टेटमेंट अबाउट डिमांड फॉर गुड इज़ कंसिडर कंप्लीट ओनली व्हेन द फ्लोइंग आर मेंशन इन द स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सा आंसर सही आएगा, चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, प्राइस ऑफ द गुड्स, बिल्कुल सही है। क्वांटिटी ऑफ द गुड्स या पीरियड ऑफ टाइम या ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन ए इज़ द
राइट आंसर। ठीक है, किसी भी गुड्स की डिमांड को हम किससे देखते हैं, उसके प्राइस से चेक करते हैं। इफ़ ए रैशनल कंज्यूमर इज़ इन इक्विलिब्रियम, रैशनल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है देन, कब इक्विलिब्रियम में होगा, जब उसकी एम यू उसकी प्राइस के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एम यू इक्वल टू प्राइस तो नहीं दिया, क्या दिया है, हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम वन प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल डिपेंड फ्रॉम एनी अदर प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ए री एलोकेशन ऑफ इनकम वुड इंक्रीज द कंज्यूमर टोटल यूटिलिटी। द मार्जिनल यूटिलिटी पर लास्ट डॉलर स्पेंट द सेम फॉर ऑल द गुड्स कंज्यूम। तो सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि एम यू क्या होनी चाहिए, हर यूनिट पे क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जो लास्ट यूनिट खर्च कर रहे हैं, हम लास्ट डॉलर खर्च कर रहे हैं, उसकी यूटिलिटी सारी गुड्स में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। हाउ मैनी ट्रीमेंडियस कर्व कैन टच द बजट लाइन। ये हमारी बजट लाइन है, उसको ये कर्व टच कर रहा है, तो सिर्फ एक ही कर्व है जो बजट लाइन को टच कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द इंडिफरेंस कर्व वर इंट्रोड्यूस बाई इंग्लिश इकोनॉमिस्ट इन 1881। 1881 में किसने दिया था, अजवर्थ ने दिया था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनी स्टेटमेंट अबाउट द डिमांड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कंसिडर कंप्लीट व्हेन इट इज़ मेंशन इन द फॉलोइंग। तो चेक कर लेते हैं, ऑप्शन क्या है, प्राइस, ठीक है, डिमांड, ठीक है, टाइम पीरियड, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट जो किसी भी इस स्टेटमेंट के अंदर दिया हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डिमांड है वो कब कंप्लीट होगी, जब उसका प्राइस दिया हुआ हो, हमें टाइम पीरियड दी पता हो, और डिमांड हमें पता हो भी हमें क्या करनी है, तो क्या आ जाएगा इसमें, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। इफ़ द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स फॉल, एक्स का प्राइस क्या है, कम हो गया है। ठीक है, देन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वाई, वाई की डिमांड क्या है, पहले से ज़्यादा हो गई है। तो ये इन अपोजिट रिलेशन होता है, तो अपोजिट रिलेशन किस में होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे की जगह पे यूज़ नहीं होती, एक दूसरे के साथ यूज़ होती हैं। सपोज़ करो अगर हमारे पास कार है तो उसमें पेट्रोल या डीजल डालना पड़ेगा, तो कार ख़रीद ली है तो पेट्रोल और डीजल की साथ में ज़रूरत है, तो ये कौन सी गुड्स है, हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, क्योंकि एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चल सकता। तो अकॉर्डिंग टू टोटल आउटले मेथड द डिमांड ऑफ गुड इज़ इन इलास्टिक व्हेन, टोटल आउटले मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कैसा, में हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है, लेस देन होती है, यहाँ पे इलास्टिसिटी इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी हमारी, लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर हमारा क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो एक्सपेंडिचर कम हो जाता है। यहाँ पे एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आता, और यहाँ पे क्या है, एक्सपेंडिचर प्राइस के बढ़ने पर कम होगा और प्राइस के कम होने पर एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा कि जब एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होता तब डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक होती है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट फॉल फॉर ए नॉर्मल गुड्स, जब नॉर्मल गुड्स के लिए प्राइस क्या है हमारा, गिरता है, तो इनमें से कौन सा इफ़ेक्ट होगा, चेक कर लेते हैं हम। इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट दोनों ही इनकरेज करेंगे, या दोनों ही लेस इनकरेज करेंगे, या दोनों ही, एक लेस करेगा और एक मोर करेगा, या फिर दोनों ही मोर करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ए ऑप्शन राइट है, विल इनकरेज कंज्यूमर टू परचेज मोर ऑफ द प्रोडक्ट, कि हम दोनों ही क्या हैं, प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज करने के लिए इनकरेज करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द रीज़न द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क टू इनकरेज ए कंज्यूमर टू बाई लेस ऑफ प्रोडक्ट व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीज, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कंज्यूमर को लेस करने के लिए परचेज के व्हेन इट्स प्राइस इंक्रीज, प्राइस जब बढ़ता है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट
इनकरेज करता है कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट को कम खरीदने के लिए। तो इस स्टेटमेंट के बारे में हमने क्या देखना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, द रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर हैज़ इंक्रीज, द रियल इनकम ऑफ कंज्यूमर हैज़ बीन डिक्रीज, द product is now relatively more expensive than it was before, the other product are now relatively more expensive than they were before। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या करता है, जो ज़्यादा महंगी चीज़ें हैं पहले से, द प्राइस प्रोडक्ट इज़ नाउ रिलेटिव मोर एक्सपेंसिव दैन इट वाज बिफोर, पहले से अगर ज़्यादा महंगी हो जाती है तो हमको इनकरेज करता है उसको कम खरीदने के लिए। ठीक है, हमें इनकरेज करेगा उसको कम खरीदने के लिए। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जॉर्ज कंज्यूम ओनली 2 गुड्स को, जॉर्ज 2 गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, पिज़्ज़ा और कम्पैक्ट डिस्क। तो इसमें ये दोनों ही नॉर्मल गुड्स हैं। अगर सपोज करो कि पिज़्ज़ा का प्राइस पहले से कम हो गया तो उसके पास थोड़ी सी इनकम बच जाएगी, तो इस इनकम को वो ज़्यादा यूज़ कर सकता है। ठीक है, दूसरी गुड्स खरीदने के लिए यूज़ कर सकता है। तो अगर अगर इनकम में चेंज आता है तो वो कौन सा इफेक्ट होता है, इंक्रीज इन ड्यू टू इनकम या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इंक्रीज ड्यू टू इनकम इफेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं, टोटल यूटिलिटी ऑफ ए प्रोडक्ट इज़ कैलकुलेटेड बाय, टोटल यूटिलिटी को कैसे कैलकुलेट करती हैं, जब जितनी भी हमारे पास एमयू होती है उन सबको प्लस करते जाएंगे तो वो हमारी टोटल यूटिलिटी होती है। ठीक है, तो रीड कर लेते हैं कौन सा सही है। समिंग द एमयू फ्रॉम फर्स्ट यूनिट एंड लास्ट यूनिट, ये तो सही नहीं है। मल्टीप्लाई द, ये भी सही नहीं है। समिंग द मार्जिनल यूनिटी फॉर ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट दैट इज़ कंज्यूम, तो सी इज़ द राइट आंसर, कि जो भी हमारी एमयू है उसको हम क्या करते जाएंगे, सम करते जाएंगे उसका। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग डिफाइन मार्जिनल यूटिलिटी, इनमें से मार्जिनल यूटिलिटी को कौन सा डिफाइन कर रहा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि जो भी एडिशनल यूनिट्स हमने कंज्यूम किए हैं उसको हम प्लस करते जाते हैं। ठीक है, सॉरी, मार्जिनल यूटिलिटी पूछा है, तो जो भी एडिशनल यूनिट ली हैं उसको चेक करते हैं कि वो किसके इक्वल होती है, वो मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल होती है। तो पहला ऑप्शन क्या है था, चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन ए प्राइस, नहीं। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, नो। टोटल सेटिस्फैक्शन रिसीव फ्रॉम कंज्यूमिंग ए प्रोडक्ट दैट इज़ अवेलेबल इन कंजप्शन, नहीं। द एडिशनल सेटिस्फैक्शन रिसीव फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट, की जो हमने एडिशनल, जो नई हमने यूनिट परचेज़ की है उसकी वजह से जो कंजप्शन में चेंज आया तो उसको देखती है एमयू। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। विच बेस्ट एक्सप्रेस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी को इनमें से कौन सा एक्सप्रेस कर रहा है। द मोर कंजप्शन ऑफ ए प्रोडक्ट द स्मॉलर इज़ द टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजप्शन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है। तो पहला देख लेते हैं, मोर कंजप्शन, नो। लेस कंजप्शन, इसमें क्या है, लेस कंजप्शन ऑफ ए प्रोडक्ट द ग्रेटर इज टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये भी सही नहीं है। ठीक है, मोर कंजप्शन ऑफ ए प्रोडक्ट द स्मॉलर इज द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कंज्यूमिंग एडिशनल यूनिट, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी को परचेज़ करते हैं तो उसकी एमयू क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। विच सिचुएशन इज़ कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इनमें से कौन सा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को डिफाइन कर रहा है। तो ऑप्शन ए क्या है, मोर पिज़्ज़ा ईट मोर इंजॉइंग, गलत। मोर पिज़्ज़ा ईट लेस इंजॉइंग अदर स्लाइस, सही है। हैनरी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम ईटिंग पिज़्ज़ा बिकम पॉजिटिव आफ्टर ईटिंग, गलत है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाँ जी, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
The children who refuse to eat Brussels sprout at dinner are making the statement that marginal utility of Brussels sprout is। तो marginal utility क्या होगी हमारी, जीरो होगी, नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी या लेस देन यूनिटी होगी। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी हमारी, नेगेटिव होगी, क्योंकि उसकी कोई भी यूनिट को, किसी भी यूनिट को ईट करने से रिफ्यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मार्जिनल यूटिलिटी इज़ डिक्रीज व्हेन पॉजिटिव बट पॉजिटिव टोटल यूटिलिटी इज़। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है हमारी, कम हो रही है, ये हमारा टीजू है। ठीक है, और आगे क्या है हमारा एम यू दिया हुआ है। ठीक है, हमारी एम यू क्या है, पहले से कम हो रही है बट पॉजिटिव है। तो टी यू क्या होगी, तो टी यू क्या होगी, सेकंड स्टेज में टी यू क्या होती है, इंक्रीज तो हो रही होती है बट डिक्रीजिंग रेट। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंज्यूमर विद फिक्स इनकम विल मैक्सिमम यूटिलिटी व्हेन ईच गुड्स इज़ परचेज इन अमाउंट सच दैट। तो कब मैक्सिमम होता है, टोटल यूटिलिटी जब जीरो होती है, गलत। टोटल यूटिलिटी सेम फॉर ऑल गुड्स, नो। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड्स मैक्सिमम, नहीं। मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर स्पेंट इज सेम फॉर ऑल द गुड्स। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर कि एम यू जो लास्ट डॉलर खर्च कर रहे हैं, तो सभी गुड्स के लिए उसकी एम यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो आज के आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आगे और भी क्वेश्चन लेके आऊँगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू।